आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हसन परवाज़ जी। हसन परवाज़ जी जाना माना चेहरा हैं ऑल इंडिया रेडियो का, और इनके द्वारा जो है गोजी ज़बान में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला और आप व्यूअर्स तक हमने इनकी जो ज़िंदगी का सफ़र है वो पहुंचाने की एक कोशिश की है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम आपकी जो तशरीफ़ लाई है। ज़िंदगी का सफ़र आपने मेरा पूछना चाहा, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से बता देता हूँ जी। कि ज़िंदगी का सफ़र मेरा तो ज़ाहिर है बचपन से स्कूल से ही शुरू होता है। बिल्कुल। और मेरी बुनियादी तालीम जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देरियाँ, जो मेरा गाँव है, आबाई गाँव, जी। ज़िला राजौरी में, वहाँ से शुरू हुई। तो चलते-चलते हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी पहुँचे, 10+2 वहाँ से किया। और तब राजौरी में कॉलेज नहीं तो होता था, और मैंने ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से की। जी। ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल करने के बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आ गया। जी। और जम्मू यूनिवर्सिटी में 1981 मैंने एलएलबी में एडमिशन ली, लॉ डिपार्टमेंट में। और इसी स्टडी के दौरान ही मेरी सिलेक्शन ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में हो जाती है। जी। तो साथ-साथ में स्टडी भी चल रही थी, जी। और यहाँ जो नया जॉब था, इसकी तरफ फिर रग़बत हो गई। तो समझो तब से जम्मू में ही रह रहा हूँ और फिर यहीं बसेरा हो गया। हसन सर, जहाँ तक हमारी मालूमात है आपने कुछ समय जो है टीचिंग को भी दिया है, टीचर भी आप रहे हैं। ज़्यादा काउंटेबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि 15 दिन आप कह सकते हैं कि जी। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही मेरी सिलेक्शन एज़ ए टीचर हुई थी। जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल पनहेड, जी। राजौरी में ही है ये गाँव। और 15 एक दिन मैं स्कूल में रहा, और जितना हो सकता था 15 दिन में मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गवाही मुझे आज भी मिलती है। जी। तब के जो बच्चे मिलते हैं, जी। तो मुझे तो याद नहीं रहा, लेकिन वो याद करवाते हैं कि हमने आपसे पढ़ा है और आप हमारे बिल्कुल दिल के करीब हैं तब से। तो बड़ी खुशी महसूस होती है जब किसी की ज़बानी आप अपने बारे में सुनोगे, तो यकीनन बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और उसी दौरान फिर मेरी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि मेरी सिलेक्शन जो ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में हो गई। हालाँकि मैंने कभी ये ख्वाब भी नहीं लिया था, बल्कि कतराता था मैं। जी। मुझे एक बार ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक मौज़ू पे लिखने के लिए कहा गया। जी। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं वहाँ नहीं गया। जी। अब मैंने कहा कौन लिखेगा, क्या लिखेगा, कैसे लिखेंगे, कैसे माइक फेस करना है, कैसे बोलना है, स्टूडियो का तौर तरीका क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल जो है ज़हन में घूमते थे। जी। लेकिन क्या पता ऊपर वाले ने वहीं की रोज़ी लिखी थी। तो जहाँ से मैं भागना चाहता था, कतरा रहा था, वहाँ पे ही जाके मैं अपनी जॉब शुरू करने लगा, और अपनी रोज़ी का एक ज़रिया मेरा वहाँ बन गया। हसन सर, किस तरह का जो ये ज़िंदगी का सफ़र जो है रेडियो के साथ आपका रहा, और किस तरह से आपने इसको जो है अभी तक चला रहे हैं, इसमें चलते आ रहे हैं। असल में रेडियो एक ऐसा अदारा है, आप ये कह लें कि एक वक़्त था कि रेडियो की मोनोपोली थी। जी। क्योंकि और जो मीडियाज़ थे वो बहुत कम थे, और ज़्यादा फ़ोकस रेडियो पे हुआ करता जी। था। और रेडियो की सबसे ज़्यादा खूबी ये रही है कि रेडियो जो है, ये जब तक पूरी तरह तस्दीक किसी चीज़ को ना कर ले, तब तक ये अपनी कोई भी चीज़ जो है माइक पे एयर नहीं करता है। जी। जैसे मैं न्यूज़ के हवाले से अगर बात करूँगा, क्योंकि मैं न्यूज़ भी देखता था, गोजरी न्यूज़ की, और उसमें काम भी किया। हम 3 एंगल से जो है न्यूज़ कन्फ़र्म करते थे। जी। जो हमारे पास हमारे कॉरेस्पोंडेंट न्यूज़ लाते थे, उसके बाद जो कंसर्निंग पुलिस ऑफ़िशियल होते थे, जैसे आप अगर जम्मू प्रोविंस के हवाले से कोई न्यूज़ है, आईजीपी से कंसल्ट किया जाता था। जी। थर्ड सोर्स हमारा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता था। या अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो फिर जो भी हेड का होता, या डिवीजनल कमिश्नर था, या कंसर्न डीसी था, जब तक वो न्यूज़ कन्फर्म नहीं होती थी, जी। तब तक हम न्यूज़ एयर पे नहीं जाने देते थे। जी। तो ये चीज़ थी। दूसरा ये चीज़ था कि रेडियो पे जो भी आप डिलीवरी दे रहे हो, उसके कंटेंट पे ज़ोर दिया जाता था। जी। जैसे आप आज के दौर में आप अगर एफ़एम सुनते होंगे, जी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रोग्राम जो आप फ़ैमिली में बैठ के सुन सकते जी। हैं। बिल्कुल। फ़ास्ट कलामी ज़्यादा है। बिल्कुल। रेडियो में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जी। रेडियो में जो भी चीज़ होगी साफ़-सुथरी होगी, कंटेंट पे ख़ास ध्यान दिया जाता है, और फिर ये है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो? जी। मकसद क्या है उसका? जी। अगर कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये रहता है कि जो डिलीवरी हम कर रहे हैं, वो किसी ख़ास कंटेंट जो हमारे लिसनर्स होते हैं, उन तक पहुँचे, और वो उससे कुछ सीखें, हासिल करें। मसला अगर ज़बान और अदब के हवाले से बात की जाए, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज तो ख़ैर हर ज़बान के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अपनी जो मदर टंग है, वो नहीं बोलती है।
लेकिन अगर 70 से पहले की बात की जाए, बल्कि मैं कहूँगा कि 80 से पहले की बात की जाए, तो हमारी जो गोजरी ज़बान है ये लोग नहीं बोलते थे। जी हमारे जो राइटर थे ये गोजरी नहीं लिखते थे, पंजाबी लिखते थे, जी लेकिन गोजरी नहीं लिखते थे। और स्कूलों कॉलेजों में तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जी हर आदमी अपनी ज़बान को छुपाता था। लेकिन जब ये रेडियो पे ये सिलसिला शुरू हुआ, तो लोगों के ज़हन खुलना शुरू हुए जी कि नहीं, ये भी एक ज़बान है और इसको भी बोलना चाहिए। इसमें अगर हम कश्मीरी के हवाले से बात करेंगे, तो कश्मीरी अगर 2 एक बस में सफ़र कर रहे हैं और अपने इलाके से, अपने घर से बहुत दूर हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान बोलते थे। जी और बड़ी फ़ख्र की बात होती है जब आप अपनी ज़बान में बात करोगे, अपनी मदर टंग में बात करोगे, तो सुनने वाला मुतासर ज़रूर होता है और ख़ुद अपने आप पे भी इंसान को फ़ख्र होता है कि मैं अपनी माँ बोली से जुड़ा हुआ हूँ। ये चीज़ लेके हम रेडियो पे भी चले कि लोगों के ज़हनों से वो जो डर है, वो झिझक जो है, वो निकाली जाए। बिल्कुल तो फिर साथ-साथ में जो हम चीज़ें जो डेवलप करना चाहते थे, वो था कल्चर, इनकी ट्रेडिशंस, इनके जो कस्टम्स वग़ैरह हैं, रस्म व रिवाज कहते हैं, जो आजकल भूलते जा रहे हैं क्योंकि एक नया ज़माना आ गया, मगरबियत ज़्यादा छा गई, तो अपनी जो जड़ें थी वो लोग भूलना शुरू हो जी गए। तो उन जड़ों को खरीदना, उनको खोदना हमने शुरू किया, तो खुदा के फ़ज़ल से हम इसमें कामयाब रहे और जहाँ-जहाँ हम गए इसकी गवाही मिलती गई। क्या हम देहात में गए, बाहर गए, जैसे हम प्रोग्राम फ़ील्ड में भी जाके किए करते रहे हैं, जी तो वहाँ से हमें फ़ीडबैक जो आती रही, या पहले हमारे एक सिलसिला खतूत का होता था जी कि हमारे जो लिसनर्स थे वो ख़त लिखते खत थे लिखते थे और बिल्कुल ख़त सिर्फ़ यहीं से नहीं थे, सरहद के उस पार से, यानी पाकिस्तान, पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर से भी ख़त आया करते थे और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के आते थे जिनमें गोजरी भी था। जी फिर जब हमारे यहाँ हालात थोड़े से ख़राब होने शुरू हुए, अब बात मैं बढ़ा ही रहा हूँ, बिल्कुल तो अब उस चीज़ को प्रोजेक्ट कैसे किया जाए? जी जो हमारे ख़िलाफ़ एक गलत प्रोपेगेंडा सरहद के उस पार से किया जाता था, जी हमें उसको काउंटर करना था। हकीकत जो है वो सामने लानी थी। तो हम डिफरेंट सोर्स कलेक्ट करके, जी चाहे कि जो बंदे हैं उनके पास जाके, उनके साथ क्या बीत रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, बाकी ओहदेदारान जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं उनसे मिलके, जो फैक्चुअल पोजीशन यहाँ हो रही है वो बयान करने की कोशिश करते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। जी पंजाबी वाले पंजाबी में करते थे, हम गोजरी में करते थे, क्योंकि गोजरी दोनों तरफ सुना जाता है और दोनों तरफ इसके बोलने और समझने वाले हैं। जी तो वो चीज़ जो है काफ़ी मुस्बत साबित हुई। उसी चीज़ को देखते हुए हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम शुरू हो गया जिसका नाम आज भी वो नशर हो रहा है, सांझी धरती। संजय दत्त, सांझी धरती का मेन मकसद यही था कि आप फैक्चुअल पोज़ीशन जो है वो सामने लाएँ, ताकि जो लोगों को गुमराह ना किया जा सके। उस तरफ तो स्पेशल जो है वो एफ़एम खोले गए इसी चीज़ के लिए कि किस तरीके से यहाँ बदअमनी फैलाई जाए, लोगों में गुमराही फैलाई जाए और लोगों का ध्यान उनकी तरफ मोड़ा जाए। जी वो चीज़ हमने हटाई। जहाँ मीरपुर और त्राड़खल सुनने का रिवाज था हमारे यहाँ, जी जहाँ भी जाते थे, जब हम छोटे-छोटे थे तो लोगों ने मीरपुर, त्राड़खल वगैरह वो स्टेशन लगाए होते थे। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि लोगों के उनके मीटर भी भूल गए जी कि वो स्टेशन किन मीटर्स पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। फिर इसकी गवाही हमें ये मिली कि जो सरहद पार से यहाँ लोग आए, जैसे ये हमारा कुछ सरहदी रास्ते खुले, जी जी पूंछ से चक्का दा बाग का रास्ता खुला या फिर उड़ी मुज़फ़्फ़राबाद का रास्ता खुला। वो लोग जो यहाँ आए, हालाँकि वो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ थी, कुछ तो एक सरकारी डेलीगेशंस में आए थे, कुछ अपने तौर पे रिश्तेदारों को मिलना है। बिल्कुल वो यहाँ आके तो वो तो हैरान हो गए कि हम सुनते कुछ थे, हमें कुछ बताया जाता था, लेकिन यहाँ तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर उन्होंने जो हम प्रोग्राम किया करते थे उनकी तस्दीक की जी कि हम आपके प्रोग्राम सुनते थे, लेकिन कभी-कभी यकीन नहीं आता था। जी लेकिन आज आँखों देख के सब कुछ यहाँ महसूस किया हमने और सच्चाई पे हम पहुँचे। तो कि अपने मुल्क की, अपने इलाके की, अपने जो भी जिस जगह आप रह रहे हैं, उसकी सही सूरत-ए-हाल सामने लाना बिना विजुअल्स के, आवाज़ के रिश्ते से आपने उसको प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें भी ये बड़ी कामयाबी होती है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। और सर ये जो लिखने का, राइटिंग का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और गोजरी ज़ुबान में ही क्यों? जी। असल में मैं गोजरी शोबे में ही मेरी क्योंकि तैनाती हुई थी, तो ज़ाहिर है कि मेरा पहला फ़र्ज़ जो है वही बनता था जी कि मैं अपनी ज़बान, अपने अदब की खिदमत करूँ, जी जितनी भी मुझसे मुमकिन हो पाए। यहाँ आकर मेरा दायरा थोड़ा खुलता गया। जैसे जी स्टूडेंटशिप में हमारा दायरा महदूद था, अपनी यूनिवर्सिटी की हद तक था, फिर अपने डिपार्टमेंट की हद तक था। जी लेकिन जब मैं इस अदारे में पहुँचा तो यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर साहिबान जो है आया करते थे और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि उर्दू के प्रोफ़ेसर आते थे और कई बार उनको वापस जाना पड़ता था, और क्योंकि जो हमारा वो प्रोग्राम ऑफ़िसर था, वो कहता इसको दुरुस्त करके लाओ, आपने जी ये सही नहीं लिखा है।
तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ निकालते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर ज़हुरुद्दीन भी कई दफ़ा वापस गए और कई दफ़ा उन्होंने रीटेक किए। जी। तो वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि तलफ़्फ़ुज़ पे ज़ोर दिया जाता था कि जी। जो आपकी डिलीवरी हो वो सही हो। सही, क्योंकि तब रेडियो को ये था कि जो रेडियो कह रहा है सही कह रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि कई बार हमें लोग ये कहते थे आप बच्चों को नसीहत किया करें, ये आपकी बात मानते हैं, हमारी नहीं मानते। बिल्कुल। तो ये आपके लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात हो जाती है कि आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बातें किया करें। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये जैसे कंटेंट पे ज़ोर दिया जाता था, तो मैं अपनी ज़ुबान और अदब के हवाले से बात करूँ कि दायरा ये खुलता गया। जी। कल्चर अकेडमी से के साथ भी रवाबत बढ़ गई और वहाँ भी जो हमारे लिखाड़ी थे अलग-अलग जो सिन्फ़ लिखा करते थे, कोई शायरी था लिखता था, कोई अपने कहानी वगैरह लिखता था या मकाले वगैरह लिखा करते थे, तो एक दायरा बनता गया। जी। सोच विचार होते गए कि इसमें क्या-क्या किया जाना चाहिए, तो मेरा रुझान भी उसी तरफ हो गया और फिर जो मैंने अपनी कलम चलाना शुरू की, जी। तो सबसे पहले मैंने एक गोजरी कहानी लिखी थी। जी। उसके बाद हमारे राइटर्स कैंप लगे और मानसर में राइटर्स कैंप ऑल लैंग्वेजेज़ के थे, जितनी भी कल्चर अकेडमी में यहाँ ज़बानें होती हैं। जी। तो वहाँ 8-10 दिन का कैंप था मानसर में वो लगा, तो हमने आपस में डिस्कशंस होती थी। जी। फिर वहीं कोई चीज़ क्रिएट करनी होती थी कि जी। आपका जो ये विज़िट है, आपने क्या देखा, क्या पाया, अपने अंदाज़ में आप शायरी करते तो शायरी के अंदाज़ में लिखो और कोई चीज़ लिखना चाहते हो, तो लेकिन यहीं की क्रिएटिविटी जो आपकी झलकनी चाहिए उसमें। जी। तो इस तरीके से वो बूस्ट होता गया। तो पहले तो मकाला वगैरह लिखते रहे, कल्चर अकेडमी ने कभी कोई टॉपिक दे दिया स्टेज पे बोलने के लिए, लोगों के सामने बोलने के लिए, तो वो काफ़ी मेरे मकाले जो हैं वो उस तरह छपे भी हैं शराज़ों में और ऐसे डिलीवरी होती रही। जी। उसके बाद जहाँ हमारा स्टेशन का तल्लक था, तो अपनी चीज़ खुद तो नहीं बयान कर सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंपेयरिंग, लिंकिंग, एंकरिंग वगैरह किया करते थे। जी। लेकिन मुकम्मल किसी मौज़ू पे लिख के कोई चीज़ खुद बयान करनी, वो ज़रा ठीक नहीं था। जी। तो इसलिए ये जो मकालाजात वगैरह लिखने शुरू किए, तो ये मेरे पास जमा होते गए। जी। फिर एक वक़्त आया कि मैंने कहा क्यों ना इसको किताबी शक्ल दी जाए। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में लगे। फिर चलते-चलते कुछ ट्रांसलेशन की तरफ ही मन किया कि कुछ दूसरे लिटरेचर की बुक्स जो हैं, वो ट्रांसलेट की जाएँ। तो मेरी पहली जो ट्रांसलेशन बुक है, वो शिबली नमानी की उर्दू किताब है अल फ़ारूक, अल फारूक। उसका मैंने गोजरी तर्जमा किया। जी। तो फिर आस्ता-आस्ता और इसकी पब्लिशर जो है वो कल्चर अकेडमी ने की थी। फिर एक बुक है जो अब्दुल मालिक चौहान ने लिखी है, वो पाकिस्तान में ये डिवीज़न के बाद चले गए थे। ये गुर्जर हिस्ट्री के बारे में। जी। तो वो क्योंकि काफ़ी पुरानी किताब लिखी हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ा-सा वही किताब पहले उसकी ट्रांसलेशन की, लेकिन साथ-साथ में उसको अपडेट भी किया। जी। जैसे जो फिगर्स, टेबल्स वगैरह दिए थे, वो तब उसने रियासत पुंछ लिखा था, जो जी। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है। तो तब उसने रियासत पुंछ के हवाले से कुछ डाटा वगैरह दिया था। तो मैंने वो टेबल जो है अपडेट किए, जिसको हम ज़मीमा बोलते हैं। तो वो मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किए, मुख्तलिफ़ ज़राए से वो जो है वो रिसर्च करके वो उसमें दिया, जितना भी उसमें अपडेट हो सकता था किए। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे मुलाज़िम कितने हैं, हमारे गेज़ेटेड ऑफ़िसर कितने हैं, हमारे स्कूल्स कितने हैं, आज इस फ़लानी जगह की या फ़लाने डिस्ट्रिक्ट की क्या पोज़ीशन है, क्या सूरत-ए-हाल है। वो तकरीबन 1000 पेज की बुक है। जी। तो वो फिर मेरी दूसरी जो बुक्स थी, वो सामने आई। तो करते-करते 15-20 बुक्स जो हैं वो इसी तरह ट्रांसलेशन के हवाले से जो है मेरी आ गई। तारीख़ इब्न खल्दून की मैं बात करता चलूँ कि ये मौलाना जो है अब इब्न खाल्दून, इनको तारीख़ दानों का बाप कहा जाता है। जी। अबुल मौरख़ीन। जी। और ये नायाब किताब थी। अब जी। मैंने ऐसे-तैसे करके कहीं से इसको ट्रेस किया, कुछ नेट की मदद से, कुछ ऐसे दोस्तों यारों से मिलते, तो इसको मैंने फिर ट्रांसलेशन किया, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टफ़ थी। जी। इसमें पर्शियन का इस्तेमाल ज़्यादा था। जी। अब पर्शियन मुझे नहीं आती थी, तो फिर मेरे ही रेडियो पे एक साथी थे, उनकी मदद मैंने ली जो पर्शियन जानते थे। तो पर्शियन का पोर्शन मैं उनसे लिया करता था, अरेबिक का पोर्शन किसी अलामा को पकड़ लिया, मौलाना हज़रात को पकड़ लिया, उनसे जो है वो दिखाता था, दुरुस्ती करवाता था। बाकी जो अच्छा उर्दू भी उसकी बहुत पुरानी उर्दू थी, जो बिल्कुल। आजकल नहीं थी। तो उस पुरानी उर्दू वो मुहावराती अंदाज़ में लिखी होती है। जी। तो ज़रा-सा इधर-उधर हो गया तो वो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता था। बराबर। तो बहरहाल क्योंकि उसकी 12 जिल्दें हैं, अभी मैं पूरी मुकम्मल तो नहीं कर पाया, लेकिन 5 जिल्दें जो वो छप चुकी हैं जी। और हर जिल्द जो है वो 1-1 हज़ार पेज की है। तो कल्चर अकेडमी ने ये छापी है। फिर मैंने गांधी जी की बुक जो ट्रांसलेशन की, काफ़ी ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुकी थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ,
जैसे डोगरी वालों ने भी की, तो मैंने भी वो जो गोजरी में ट्रांसलेशन की है, बिल्कुल और जिसका नाम रखा हमने मैं आजमायो सच इसी- है जी। क्योंकि इसके लिए नाम तलाश करना भी बड़ा मुश्किल था जो कि बिल्कुल उसका मतलब दे, जो उस माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के साथ आए। किसी ने कुछ नाम सजेस्ट किया, किसी ने कुछ नाम सजेस्ट किया, लेकिन एक दोस्त ने ये नाम दिया तो ये मुझे भी पसंद आया और मुझे लगा कि ये खरा उतर रहा है, जी तो ये पसंद भी किया गया। और यहीं तक नहीं रहा, ये बुक मैंने रेडियो पे भी नशर करना शुरू कर दी। जी जैसे गांधी कथा होती है, बाकी डोगरी में तो होती है काफ़ी देर से, हमने गोजरी में भी सुबह 10 मिनट का एक चंक क्रिएट करवाया, और वहाँ पे ये गांधी कथा जो है गोजरी में होने लगी, जो अभी तक हो रही हो है रही है। जी। हसन सर, ये जो ट्रांसलेशन का सफ़र आपने शुरू किया गोजरी ज़ुबान में, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ज़रूरत पड़ी इसको जो है हम गोजरी में ट्रांसलेट करें और आवाम तक पहुंचाएं? असल में बात ये है कि ये सिर्फ गोजरी को ज़रूरत नहीं होती है, हर लिटरेचर में ये ज़रूरत महसूस होती है, और इससे लिटरेचर में नई चीज़ आती है। जी मतलब आप दूसरे लिटरेचर से कोई चीज़ ला रहे हो अपने लिटरेचर में, तो उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ह होती हैं, जी और उन चीज़ों का एक तकाबली जायज़ा बनता है कि दूसरे अदब में किस हद तक लिखा जा रहा है, किस अंदाज में लिखा जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और वो चीज़ें फिर दूसरे अदब की मलकियत बन जाती हैं, उसकी हिस्सेदारी बन जाती हैं। समझने में भी आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है ना, वैसे जी तो मुश्किल है मुश्किल है समझना। जैसे अगर वहाँ पर्शियन में लिखा, तो हमारे गोजरी में तो वैसे भी तालीमी जी शरह बहुत कम थी। जी जी जैसे अब कुरान पाक का जो है वो गोजरी में तर्जमा गोजरी में हुआ, बिल्कुल बात से बात जुड़ती गई, तो अब जो उर्दू समझने वाले हैं या जो टफ उर्दू है, वो हर आदमी नहीं समझ नहीं पाता समझ है। पाता जब बिल्कुल। उसकी माँ बोली में आप कोई चीज़ उसके सामने रखोगे, तो आसान हो जाता उसको है। लगेगा ये तो मेरी अपनी बोली है, बिल्कुल तो उसको एकदम वो उसके ज़हन में बैठ बिल्कुल जाएगी। तो यही होता है कि ट्रांसलेशन, जैसे मैंने दूसरी बुक जो है वो ट्रांसलेट की इंग्लिश से गोजरी में, द पैगंबर ऑफ डेजर्ट, जी प्रोफेसर के.एल. गाबा की बुक है, कन्हैया लाल गाबा, जो बाद में खालिद लतीफ़ गाबा के नाम से मशहूर हुए, जी और पॉलिटिशियन भी थे, ऑथर भी थे, और काफ़ी उन्होंने मशहूर किताबें लिखी हैं। तो वो किताब मुझे पसंद आई, और वो क्योंकि उसका लिखने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट था। एक रूटीन के जो अंदाज़ होते हैं लिखने से नहीं, वो ऐसे था जैसे आप आँखों देखा हाल बयान कर रहे हो, रनिंग कमेंट्री टाइप था जी वो। जैसे वो प्रॉफ़िट को खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं कि देख अभी वो बचपन में हैं, अभी वो जवान हो रहे हैं, अभी वो खेल रहे हैं, अभी वो बकरियों के साथ हैं, अभी वो फलाना अपने ननिहाल में हैं। अब पूरे मंज़र उन्होंने इसी तरह लिखे जैसे आप बिल्कुल अपनी आँखों से देख रहे हो, तो वो मुझे उनका अंदाज़ बड़ा प्यारा लगा। जी तो मैंने सोचा कि ये मैं गोजरी में भी अपनाता हूँ। जी तो बहरहाल ये अभी शाया नहीं हुई है, जी प्रिंट होने के लिए अभी जानी है, लेकिन मुकम्मल हो चुकी है। जी और लॉकडाउन के हवाले से मैं ये बात जोड़ता चलूँ कि लॉकडाउन में ये किताब मैंने मुकम्मल की, जी क्योंकि जब बाहर आपका आना-जाना जो है वो मुक़य्यद हो गया, कम हो गया, तो अब बैठ के करना क्या है? जी ऊपर से मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, जी तो नेगेटिविटी जो है वो इन दिनों में ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हो ज़ोर जाती है, करती है। ज़ोर करती है। मुझे किसी दोस्त ने ही बताया है, बाप हमदर्द ने बताया कि आप ऐसा करें, कुछ क्रिएट करते चलें, लिखते चलें, या जो भी आपको है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते चलें। जी, तो मेरी बुक्स अधूरी थी कुछ, तो मैंने कहा फिर इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा? तो मैंने लैपटॉप उठाया और मैंने कंपोज़िंग करना शुरू कर दी। जी, तो मैंने 4 बुक्स लॉकडाउन में मुकम्मल अपनी कर ली। एक बुक जो है वो मैंने सूफ़ीइज़्म पे लिखी है, उसकी एक जिल्द जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, वलियाँ की वलायत। जी, तो ये औलिया अल्लाह के हवाले से है। तो इरादा ये है कि इसको मैं सिलसिलेवार निकालूँ, जैसे सिलसिला चिश्तिया हो गया, सिलसिला नक्शबंदिया हो गया, सिलसिला कादरिया हो गया, सोहरवर्दिया हो गया। तो जो 4 जिल्दें हैं वो मैंने ऐसे निकालनी है, जो फर्स्ट जिल्द जो मैंने तैयार किया वो जनरल है। जी, फिर इसकी आगे जो शाखें आएँगी वो जिल्दवाज़ आएँगी, जिल्द के हिसाब से। जी, तो ये है, एक ड्रामा बुक मैंने लिखी है, क्योंकि रेडियो से मेरा तल्लुक रहा, तो ज़ाहिर है कि ड्रामा उसका एक हिस्सा रहा है। बिल्कुल, और ड्रामा आवाज़ के ज़रिए आपने कोई क्रिएट करना, तो मुझे लगता है विजुअल से बहुत ज़्यादा टफ़ है। बिल्कुल बहुत टफ है। आपने साउंड इफ़ेक्ट से ही, अपनी आवाज़ से ही उतार-चढ़ाव देने हैं, और वो फैक्चुअल पोज़ीशन सामने लानी है कि वाक़ई ये बंदा जो बोल रहा है, ये इसी अंदाज़ में बोल रहा है। जी, लेकिन हालाँकि वो नॉर्मल बंदा वैसा बोलता नहीं है। जी, तो वो मेरे काफ़ी ड्रामे जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। जी, 30-40 ड्रामे मैंने लिखे हैं, जिनमें से एक बुक है जिसमें शायद 15-16 ड्रामे आए हैं, तो वो भी 400-500 पेजेज़ की है। वो भी तैयार है। इस वक़्त मेरे पास ये 3 बुक्स हैं जो छापाखाना के लिए तैयार तैयार हैं, हैं। तो इंशाअल्लाह अनकरीब ही ये सामने आएँगी। हसन सर, अपने ज़िंदगी के सफ़र में से कोई ऐसा एक लम्हा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
ज़िंदगी के लम्हे तो कुछ बहरहाल घटना, कुछ ऐसी काफ़ी घटना? होती जी, रहती हैं, लेकिन ये है कि दुःख होता है कभी-कभी यही कि जब आप अपनी ज़बान छोड़ देते हो जी, और बच्चों को हम दूसरी ज़बान तो बड़े फ़ख्र से उनको सिखलाई देते हैं, बोलना सिखाते हैं, लेकिन हम जिस माँ का दूध पी के हम जवान हुए, हम उसको पीछे कर देते हैं। यानी उसका दर्जा घटा देते हैं और जो बेगानी माँ है, उसका दर्जा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं स्टेज पे भी बोलता रहा हूँ कि हमें पहले अपने घर का रास्ता खुद मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरा कोई हमें हमारे घर का रास्ता बताए बताएँ, कि आपका बिल्कुल। घर इस तरफ जा रहा है। तो ये हर एक ज़ुबान के साथ है। अब आज के दौर में देखो, आपको पता चलेगा कि हर आदमी यही कह रहा है कि हमारी ज़ुबान जो है पीछे होती जा रही है। डोगरी वाला रो रहा है कि हमारे बच्चे डोगरी नहीं बोलते हैं, कश्मीरी वाला रो रहा है कि हमारे बच्चे कश्मीरी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ों का उनको इल्म भी नहीं है। जी, जैसे मैं अपने हवाले से एक बात बता दूँ कि हम गाँव में रहते हैं, जी। तो गाँव में हमारा घास काट के इकट्ठा करके तो एक उसको हम कहते हैं गाड़ी, जो उसको डंप किया जी, जाता डंप है, किया जाता है। तो वो बड़ी खूबसूरत बनाते हैं वो। जी, तो हम जब घर गए तो मेरे बेटे वो तो ये छोटे थे, जी। तो ये देखकर बड़े खुश हुए, कहते हैं कितना अच्छा घास का मकान है, इसका दरवाज़ा कहाँ से है? दरवाज़ा कहाँ से? या उसको ये पता नहीं था कि ये घास है या घास का मकान है। जी, तो ये चीज़ें जो है ना, जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर प्रोजेक्ट होती रहें, आप बाकी भी सीखो, बाकी सीखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल। तो सीखनी है, ज़रूरत है हमारी वो भी, लेकिन अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ना है, उसको भुलाना नहीं है। तो ये कभी-कभी दुःख होता है, ज़िंदगी में ऐसे मोड़ उतार-चढ़ाव आते हैं, तो फिर उनसे थोड़ा दो-चार होना पड़ता है। बाकी आपने दूसरी अगर आप हवाले से बात करते हो, तो अब मेरे वालिदैन की वफ़ात हुई, जी, तो मैं अपनी मदर से काफ़ी अरसा मिल नहीं पाया था। काफ़ी अरसा मैंने 2-3 महीने गुज़र चुके थे, मैं घर नहीं जा सका जी, और वो यहाँ आना चाहती थीं। तो मेरे छोटे भाई हैं, वो इंजीनियरिंग लाइन में हैं, तो अब मैंने उनको कहा कि उनको लेके आओ, तो उन्होंने कहा 31 मार्च है। जी। ये 31 मार्च के जो है ये दिन निकल जाएँ, तो फिर हम 1-2 अप्रैल को आ आ जाएँगे जाएँगे। जम्मू। और वो वहाँ मुझे कहती थीं कि मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे अपनी देसी घी वग़ैरह, मक्खन वग़ैरह तो वो बिल्कुल। रखा है, तो मैं लेकर आना चाहती हूँ। लेकिन इसी सना में मैं किसी बीमार का पता करने गया हुआ था छन्नी में, तो वहाँ मुझे फ़ोन आता है कि आप घर आइए। जी, अब बताया तो नहीं गया मुझे क्या है, लेकिन मैं भाँप गया कि कुछ बात सीरियस है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी जो माई थी वो गुज़र चुकी थी, जी। जिनसे मैंने 3 महीने तक बात बात तो ख़ैर होती रही थी फ़ोन पे, लेकिन चेहरा नहीं देख चेहरा पाया नहीं था देख मैं। पाएँगे। वो अभी तक मुझे अफ़सोस है, वो ज़ख्म जो है वो हमेशा ताज़ा रहता है मेरा। तो ये मेरे लिए अभी तक तो यही एक घटना है, जी, जो मेरी पेरेंट्स के हवाले से, और मदर के 2 दिन के बाद मेरे फ़ादर की भी इंतकाल कर गए। जी, ठीक-ठाक थे और जब मदर के कब्रों से पत्थर हटाने लगे, जो बच जी, गए थे, जी, जी, तो वालिद साहब ने नहीं हटाने दिए। जी। कहते हैं ये फिर काम आएँगे। बिल्कुल। अब आम आदमी समझ तो नहीं सकता है, और दूसरे दिन मुझे लगता है, अभी ये आप इसको मिथ कह लें या कि हमारा एक विश्वास कह लें, कि हमारे घर के सामने कुछ पेड़ हैं, तो वहाँ एक कौवा बोलता है आके जी, जी, सेकंड डे। जी, तो वालिद साहब एक पत्थर छोटा-सा उठाते हैं, तो उसकी तरफ फेंकते हैं, उसको मार के कहते हैं कि तुझे ज़्यादा जल्दी है, और बार-बार मेरे पास आते हैं, आपको जाना तो नहीं है? मैंने कहा जाना है? मैं तो कल ही आया हूँ, अभी तो हम इधर ही हैं। अच्छा फिर ठीक है। जी, ठीक है। अब वो क्या ठीक था वो तो मैं नहीं पहचान सका, लेकिन दूसरे दिन अचानक उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़, ये साने हैं जो कि फिर वो पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि ज़ख्म दिल पे ताज़े ज़ख्म दिल रहते पे हैं। लग जाते हैं, बिल्कुल। जी। हसन सर, जो तब्दीलियाँ क्या-क्या आप देख रहे हैं? अगर रेडियो के हवाले से हम बात करें, मीडिया के हवाले से बात करें या राइटिंग के शोबे से ही हम बात करें, किस तरह की तब्दीलियाँ देख रहे हैं? कितना असर जो है ये नई टेक्नोलॉजी से जो है इस सब पे पड़ा है माशरे पे? नई टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत तो बन गई है, जी, और हर चीज़ जो ट्विस्ट होती है, एक स्टेप जैसे बदलते हैं, इसी तरीके से ये चीज़ें भी बदलती हैं वक्त के साथ साथ। जैसे मैंने पहले आज शुरू में अर्ज़ की थी कि एक ज़माना था जो रेडियो का ज़माना कहलाता, बिल्कुल। उसके बाद टीवी आ गया और कैमरा क्रेज़ी हो गए, सभी लोग उस तरफ हो गए। टीवी ने भी तरक्की की और फिर उसके बाद प्राइवेट मीडिया आ गया, जी, फिर लोगों का झुकाव उस तरफ हो गया, उसके हवाले से बातें करने लगी। अब जो आप इसको जो एक सतून कह लीजिए, जो सोशल मीडिया आ गया। जी, अब सोशल मीडिया में बहुत से विंग हो गए। बिल्कुल। अपने अपने पेज लोगों ने शुरू कर लिए, अपने अपने चैनल शुरू कर लिए, और पब्लिसिटी का सबसे अगर इस वक्त वसी कोई मैदान है, तो वो सोशल सोशल मीडिया, मीडिया है। बिल्कुल। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं, वो भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जी,
लेकिन सिर्फ मेरा यहाँ जो अपना ज़ाती नुक्ता है वो ये है कि चीज़ें जो भी जाएं, जी किसी भी ज़राए से जाएं, वो पुख्ता जाएं और सच पे मबनी हों, बिल्कुल और थोड़ा-सा उसमें जो है, जो आप पेश कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उसमें सच्चाई भी हो और सुथराई भी हो, बिल्कुल साफ़-सुथरी चीज़ हो, और दूसरा अपने समाज को इंटैक्ट रखने वाली हो, फूट मुनाफ़िकी पैदा करने वाली ना हो, ना हो भाई को भाई से टकराने वाली ना हो। जैसे हम ऐसी चीज़ों को से ग्रेज़ किया करते थे जी कि जो चीज़ समाज में नफ़रत फैलाए या भाई को भाई के साथ टकराए, उसको हम टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं करते थे। जी लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं। जी क्योंकि अब यहाँ तो है ना, टीआरपी किसका बनेगा ज़्यादा, उस हवाले से बात होती है। अभी आप कोई न्यूज़ दे दो, बेशक 1 घंटे के बाद उसकी जो तरदीद कर दो कि नहीं ये झूठी थी, जी हमें ऐसे सोर्स से मिली थी। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर ये ना हों तो इस वक़्त सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी मैदान में काफ़ी निकल गया है। जी तो इसी तरह अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में भी लोगों ने ट्रेंड चेंज किए हैं। जी अब लोगों ने कुछ मिक्सचर लाने शुरू कर दिए हैं। जी मिश्रण जिसको बोलते हैं, मिश्रण लाने शुरू कर दिए हैं। टॉपिक चेंज हो गए हैं, क्योंकि टॉपिक तो चेंज होते हैं आपकी लाइफ़ के साथ-साथ। जो इस वक़्त बर्निंग टॉपिक हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जी जो दूसरे टॉपिक हैं वो पस-से-पुश चले जाते हैं। बिल्कुल तो इस तरीके से हमें भी वो आइडेंटिफ़ाई करने हैं कि इस वक़्त बर्निंग टॉपिक क्या है और उसमें हमारा किरदार क्या हो सकता है। उस हवाले से हम अपना कलम चलाएँ, उसी हवाले से हमारा जो माइक उठे, उसी हवाले से जो प्रोग्राम हमारे वो टेलीकास्ट हों या नशर हों, तो मेरे ख़्याल में फिर जो एक समाज है, माशरा है, वो बेहतर आगे बढ़ सकता है। जी तो हसन सर आम आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आवाम के लिए मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, मैं तो एज़ ए ब्रॉडकास्टर ये कह सकता हूँ, या एज़ ए ऑथर लिखाड़ी कह लें, हालाँकि मैं अपने आप को मानता तो नहीं हूँ। लेकिन ये कह सकता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो साफ़-सुथरा लिखें, लोगों के फ़ायदे की बातें लिखें। उसमें जो अपनी नामवरी को आगे सामने मत लाएँ, लेकिन आप ये लिखें कि मैं एक लेमैन के लिए लिख रहा हूँ। जी तो तहरीर आपकी साफ़-सुथरी हो, नकल ना हो, कट पेस्ट का ज़माना न मतलब आपको चलो साबित ना करे जी कि ये कट पेस्ट का जो ज़माना है उससे आप फ़ायदा ले रहे हो। उसमें आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, आपकी सलाहियत जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है वो ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाता है अपनी सलाहियतों को काम में लाते हुए खुद क्रिएट करो। ये कट पेस्ट ज़्यादा देर नहीं चलता है ना, अब जी वो पकड़ में आ ही जाता है। बिल्कुल यहाँ मैं छोटी-सी एक मिसाल दे दूँ कि मेरे पास एक बार एक शायर आया, जी मुशायरा था हमारा। जी तो मुशायरा हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके शायद नशर भी कर दिया। तो दूसरे दिन एक शायर आया मेरे पास, कहता जनाब मैंने कल आपका मुशायरा सुना, जी उसमें जो एक शायर ने एक गज़ल बोली, आपको पता वो किसकी गज़ल है? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे हिसाब से तो उसी की होनी चाहिए। कहते नहीं उसकी नहीं है। मैंने कहा फिर? कहते मैं गा के सुनाऊँ? उन्होंने गा के तरन्नुम से मुझे सुनाई। कहते ये तो पाकिस्तान की मशहूर गज़ल है, जी फलाने ने गाई हुई है, फलाने जो फ़नकार हैं वहाँ के उन्होंने गाई हुई है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो शायद इतना इल्म नहीं हुआ या मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ जी कि कुछ अरसे के बाद, महीना या 2 महीना आप कह लीजिए, कि वो शायर मेरे पास बैठा है। जी अभी मैंने वो बात छेड़ी नहीं थी, तो वो जिसने आइडेंटिफ़ाई किया था वो भी शायर अंदर दाख़िल हुआ। दखल हो गया। तो मैंने कहा अमीन साहब ज़रा वो मुझे गा के सुनाइए जो आपने उस दिन मुझे सुनाया था। जी तो उन्होंने तरन्नुम से गाया, तो फिर मैंने शायर की तरफ देखा। मैंने हज़रत ये मामला क्या है? जी तो अब बात सामने आ गई। कहता जी जब अपना हाथ तंग हो तो इधर-उधर हाथ मारना पड़ता मारना है। पड़ता है मैंने कहा इधर-उधर हाथ मारने का मतलब ये नहीं है कि आप सरहद के उस पार चले जाओ। बिल्कुल मारना ही था तो इस तरफ मार लेते, और मुकम्मल हाथ मारने की ज़रूरत भी क्या थी? जी आप किसी का ख़्याल ले सकते हैं, आप किसी का रदीफ़ काफ़िया ले सकते हैं, कोई एक शेर जो है वो आप उसका ले सकते हैं, उसकी बैर में लिख सकते हैं, उसके वज़न में लिख सकते हैं। लेकिन आपने हूबहू एक गज़ल के वॉवल चेंज किए, वाव सबके साथ लगाए, गोजरी बनाई और आपने वो नशर कर दी। जी इससे हमें फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप पे फ़र्क पड़ेगा, जी आपकी शख्सियत पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें कभी-कभी मेहमान को दुखाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ डिलीवर करो, जैसी कैसी है, बिल्कुल उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। हर इंसान मुकम्मल नहीं है। जो भी लिखना है वो अपनी तरफ से क्रिएटिविटी जो है वो आपकी होनी चाहिए, और वो दूसरों के पास जब जाएगी वो असर रखेगी। जी जैसे एक मुकर्रर बोलता है, तो आप देखेंगे जो सुनने वाले होते हैं, कभी कोई बोल रहा होता है वो उठ के चलना शुरू कर देते जी हैं या उनका ध्यान इधर-उधर। लेकिन कभी-कभी कोई मुकर्रर ऐसा होता है कि हर आदमी उस पे फ़ोकस हो जाता है। जी तो जिस पे फ़ोकस हो रहा है लिसनर, इट मीन्स कि वो तासीर है, उसकी उस तकरीर में तासीर है। बिल्कुल तो तकरीर का मतलब ही ये है कि वो दूसरों के मन में असर करे। ऐसा करें बिल्कुल जब असर करना शुरू करेगी, समझो आप कामयाब होगे। जी जो आप डिलीवर कर रहे हो वो उसमें आप कामयाब होगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
आपने कोई चीज़ लिखी। जहाँ तक ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग का ताल्लुक है, तो इसमें तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कंटेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए और बामानी होना चाहिए। ऐसे हवाई बातें ना हों, बल्कि हकीकत पे मबनी वो बातें होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें सारी आपके ज़हन में बैठी होंगी, तो वो चीज़ हर जगह सराही जाएगी। जी। उसको हर आदमी जो है उसकी आपको दाद देगा। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ़ में लाओगे, तो मेरे ख़्याल में कामयाबी होगी। चलिए सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपकी पूरी टीम जो कैमरामैन हैं, उनके साथी हैं, तो इन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे भी मौका दिया आपने, मैं कुछ टूटी-फूटी बातें कहने का। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हसन परवाज़ साहब, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के एक जाना माना चेहरा हैं। काफ़ी अरसे दराज से जो हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और राइटर के तौर पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी बुक्स जो हैं गोजरी लैंग्वेज में इनके द्वारा जो हैं लिखी भी गई हैं, और काफ़ी सारी बुक्स को जो है गोजरी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट भी किया गया है। और बातचीत कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं और फाज़िल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।